वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। बेटा आज मैक्रो स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट क्लास फॉर द मैक्रो। तो यहाँ पर हम लोग चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 1 का पार्ट है चैप्टर 6 फ्रॉम द प्लानचार्ट दैट इज द लेबर मार्केट। बहुत बेसिक क्लास है, ठीक है। अभी मैक्रो का जो लेवल आपको दिखाई देगा वो 2-3 क्लासेस के बाद दिखाई देगा। अभी तो ऑर्डिनरी टॉपिक है। बस देखो, लेबर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हमको कुछ टर्म्स को सीखना पड़ेगा। सबसे पहले जो टर्म एक हमारे पास आ रही है दैट इज द लेबर फोर्स। आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप एक नोटबुक ले लीजिए क्योंकि मैं डिक्टेट करूंगा यहाँ पे, ठीक है। थियरिटिकल है टॉपिक्स थोड़े, तो डिक्टेशन साथ में चलेगी ताकि नोट्स आप साथ साथ बना लेंगे तो आपको फिर एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेबर फोर्स रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एल। दिशिता जी 2 मिनट का टाइम दे, आपसे बात करते हैं। तो लेबर फोर्स की हम बात कर रहे हैं, तो एक इसके ब्रॉड टर्म है मेरे पास पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर है लेबर फोर्स। पॉपुलेशन आप समझते हो, फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान की हम बात करते हैं, हम कहते हैं इंडियन इकोनॉमी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इट्स 150 सीआर टचिंग, ठीक है, इधर उधर के सब मिला के। तो आउट ऑफ 150 सीआर कितनी लेबर फोर्स है? क्या आप लेबर फोर्स का हिस्सा है? जनरली नो। रीजन, क्या आप काम ढूंढ रहे हैं? क्या आप काम कर रहे हैं? नहीं। तो लेबर फोर्स क्या है? कहता पॉपुलेशन का वो हिस्सा जो एक्टिवली वर्क को ढूंढ रहे हैं। काम मिला या नहीं मिला दैट इज अ सेकेंडरी थिंग, लेकिन आप काम को ढूंढ रहे हैं। द पर्सन हु एक्टिवली सीकिंग द वर्क, हु एक्टिवली सर्चिंग द वर्क, ठीक है। मैं आई एम यूजिंग द वर्क, मैं जॉब नहीं बोल रहा, आई एम यूजिंग द वर्क। वर्क कैन बी जॉब और एनीथिंग एल्स, सेल्फ एम्प्लॉयड और वट एवर, ठीक है। तो जो लोग काम ढूंढ रहे हैं वो लेबर फोर्स का हिस्सा है। अगर आपको मिल जाएगा तो आप एम्प्लॉयड कहलाएंगे, एम्प्लॉयड पर्सन्स। और नहीं मिलेगा तो आप अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे। तो इसके लिए हम कैपिटल एन का यूज करते हैं और इसके लिए कैपिटल यू का यूज करते हैं। तो मेरे पास एक छोटी सी इक्वेशन बन के तैयार हुई कि लेबर फोर्स इज इक्वल टू एन प्लस यू। बस यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस आपको बताऊंगा जरूर। आपने ये एन पहले भी लिखा है, जब आप सेमेस्टर 2 में हुआ करते थे, क्लासिकल थ्योरी आपने पढ़ा, लेबर सप्लाई कर्व के बारे में वहां पे डिस्कस किया था। तो वहां पर भी एक टर्म आया था एन, तो वहां पे एन का जो मतलब था वो क्या था? एम्प्लॉयमेंट। वहां पर एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या था? नंबर ऑफ आवर्स। बेसिकली वहां पे एन को नंबर ऑफ आवर्स से रिप्रेजेंट करते थे कि कितने घंटे के लिए, कितने टाइम के लिए एक पर्सन एंगेज्ड है। वहां पे एन को एम्प्लॉयमेंट नंबर ऑफ आवर्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जबकि यहाँ पे जो एन है वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को रिप्रेजेंट करता है, ह्यूमंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और हम यहाँ पे अभी सिर्फ ह्यूमंस की ही बात करेंगे, अभी हमारा बेसिक मॉडल चल रहा है। तो हम यहाँ पे रोबोट्स को या अदर थिंग्स विच कैन बी अ लेबर अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बींग्स, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। फॉर सेमेस्टर 5 में ग्रोथ मॉडल्स लगेंगे, वहां पे रोमर मॉडल है, वहां पे हम एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात जरूर करेंगे। लेकिन अभी हमारे पास जब हम बोलेंगे लेबर, तो लेबर का मतलब मेरे पास ह्यूमन बींग से है। मैं ह्यूमन बींग के अलावा जो और लेबर हो सकती है हम उसका जिक्र यहाँ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। तो एन का मतलब मेरे पास नंबर ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन, एम्प्लॉयड पीपल एंड हु आर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक टर्म है मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कहता है फ्रैक्शन ऑफ लेबर फोर्स हु आर नॉट गेटिंग द वर्क। पॉपुलेशन का नहीं, जो लोग काम ढूंढ रहे हैं उसमें से कितने लोगों को नहीं मिला, एंड रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल यू विच इज कैपिटल यू डिवाइड बाय एल। कैपिटल यू डिवाइड बाय एल। अच्छा, कुछ कुछ लोग ना स्मॉल यू को ऐसे रिप्रेजेंट करते लाइक दिस। कर्सिव हैंडराइटिंग अलाउ करती है आपको ऐसे लिखना। यहाँ पे प्लीज मत लिखिएगा, बिकॉज आगे जाके यही हमारा किसी और चीज का सिंबल बन जाएगा, मार्कअप वगैरह का। तो अभी प्लीज इसको यू जब मैं बोलूँ स्मॉल यू तो आप उसे ऐसे ही लिखिएगा, उसमें यानी पूछ मत लगाइएगा, ठीक है। अदरवाइज फिर दोनों चीजें लिखना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव द एम्प्लॉयमेंट रेट। एम्प्लॉयमेंट रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट का मतलब तो हम पता है कि हाँ भाई नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड डिवाइड बाय द लेबर फोर्स। कहते सिंबल, इसके लिए कोई सिंबल नहीं है हमारे पास। क्यों नहीं है? देखिए, एन को मैं लिख दिया, इट इज एल माइनस यू अपॉन में एल।
तो L अपॉन L माइनस U अपॉन L दैट कम्स टू 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। जैसे आप लोग एमपीसी को लिखते थे सी प्राइम, है ना, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को लिखते थे एमपीसी को सी प्राइम, और एमपीएस क्या होता था 1 माइनस एमपीसी। तो एमपीएस का अपना कोई सिंबल नहीं था। सिमिलरली एम्प्लॉयमेंट रेट का अपना कोई सिंबल हमारे पास नहीं है। एम्प्लॉयमेंट रेट इज 1 माइनस अनएम्प्लॉयमेंट रेट। एम आई क्लियर ऑन दिस? तो थोड़ी सी थियरी मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, थोड़ा सा लिखना स्टार्ट कीजिए प्लीज। मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, उसमें से आपको थ्योरी थोड़ी सी डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग प्लीज लिखिएगा। लिखना जरूरी है जी, नहीं लिखेंगे तो एग्जाम टाइम में प्रॉब्लम आएगी आपको, इसलिए अभी लिख लीजिए। लिखिए, छोटी छोटी डेफिनेशन है, कहते एग्जाम में क्या पूछेंगे, ये सब इंट्रोडक्शन का पार्ट है, यहाँ पे कोई ऐसा सच को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, आप लिख लीजिए एक बार। फर्स्ट हैश लगाइए। लेबर फोर्स इज दैट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, labor force is that part of population which is actively searching the work. Labor force is that part of population which is actively searching the work. Full stop. It is the summation of number of employed people. It is the summation of number of employed people and number of unemployed people. It is a summation of number of employed people and number of unemployed people. Next hash. Unemployment rate is that fraction of labor force. Unemployment rate is that part of labor force. Unemployment rate is that part, that fraction of labor force which is unemployed, Full stop. A given unemployment rate may reflect two different realities. A given unemployment rate may reflect two different realities. Full stop. It may reflect an active labor market. It may reflect an active labor market, or it may reflect a stagnant labor market. It may reflect an active labor market, or it may reflect an stagnant labor market. मीनिंग समझना, लास्ट स्टेटमेंट मैंने क्या बोली है ना भाई, ग्लास है, कहता है इसमें कितना पानी है, कहता है 30% है, तो ऐसा क्या 30% पानी है, कहता नहीं जी 70% खाली दिखाई दे रहा। मूवीज में डायलॉग होते हैं ना, एक उंगली मेरी तरफ कर रहा है, देख चार तीन तेरी तरफ है ना, तो वही बात है। इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20% इन द लेबर मार्केट, सो वी कैन से दैट कि 20% मार्केट रुकी हुई है, ये 80% मार्केट एक्टिव है ना, तो एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट ये दो चीजों को रिफ्लेक्ट करता है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। there is continuous flow of labor there is continuous flow of labor from unemployment to employment and vice versa. There is continuous flow of labor from unemployment to employment and vice versa. भाई जिसके पास नौकरी नहीं है उसको मिल जाएगी, वो यहाँ चला जाएगा, जिसके पास से उसकी चली जाएगी तो वो यहाँ चला जाएगा, तो कंटिन्यूस चलता रहता है ये। फुल स्टॉप। इन एडिशन comma, there will be flow from outside the labor force. There will be फ्लो फ्रॉम आउटसाइड द लेबर फोर्स। आउटसाइड से मेरा मतलब पॉपुलेशन में, यहां से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। आप अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं, कल की आपकी ग्रेजुएशन मास्टर्स पूरी हो जाएगी, आप लोग काम ढूंढना स्टार्ट करेंगे, तो आप पॉपुलेशन का हिस्सा थे, आप यहाँ चले जाएंगे, लेबर फोर्स में आप स्टार्ट हो जाएंगे। मैं रिटायरमेंट ले लूंगा, अभी काम कर रहा हूँ, रिटायरमेंट ले ली तो मैं यहाँ चला जाऊंगा, आई नो मोर विल बी द पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। तो ये भी चीजें बदलती जाती। क्या लिखा भी था आप लोगों ने? इन एडिशन दे विल बी फ्लो फ्रॉम आउटसाइड द लेबर फोर्स
An important aspect of labor market is that an important aspect of labor market is that an important aspect of labor market is that any fluctuations in aggregate demand, any fluctuations in aggregate demand can influence aggregate unemployment. Any fluctuations in aggregate demand can influence aggregate unemployment. Can influence aggregate unemployment. बेटा इस स्टेटमेंट का मीनिंग समझिएगा प्लीज। मार्केट में जो फर्म्स है, मान लीजिए यार, देखो आपसे रिक्वेस्ट है, देखो यार, देखो मैं मानता हूँ शुरू के 2-3 क्लासेस थोड़ा थियोरेटिकल है, मैं आई अंडरस्टैंड, आपको लग रहा है बोरिंग है, आपसे ज्यादा मेरे लिए होगी ना, आप पहली बार पढ़ रहे हो, आपको नहीं पता कि एक्चुअल में नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे तो अगला पिछला सारा पता है इसका, है ना, फिर भी मैं उसको रिपीट मोड पे पढ़ा रहा हूँ, है ना, तो आपसे ज्यादा बोर मैं हो जाऊंगा यार। तो बस आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है, और क्लास को हम अच्छी सक्सेसफुल चाहते हैं, पूरी एनर्जी के साथ चाहते हैं, तो कब पॉसिबल है, जब आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे, और उस इंटरेक्शन के लिए आपका कैमरा का ओपन होना जरूरी है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल, प्लीज ओपन योर वेबकैम्स प्लीज। इतना मत बुलवाइए, ठीक है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, कैमरा ओपन करिए। आप लोग कैमरा ओपन करेंगे, क्लास थोड़ी सी हमारी ज्यादा अच्छी रहेगी, प्लीज। किसी की स्पेसिफिक जेन्युइन रीजन है तो मैं उसको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन बाकी सब लोग एटलीस्ट यार कैमरा ओपन कर सकते हैं आप। तरन, सिद्दीक, कार्तिका, आशी, मुस्कान जी, प्लीज ओपन वेबकैम्स। हमने लास्ट स्टेटमेंट बोली कि भैया अनएम्प्लॉयमेंट रेट पर असर पड़ेगा अगर एग्रीगेट डिमांड चेंज हो जाएगी। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है? हमारी इकोनॉमी में जितने भी सेक्टर्स है वो सब लोग कलेक्टिवली मिलकर जितनी डिमांड करते हैं उसको एग्रीगेट डिमांड का वर्ड यूज करते हैं हम लोग। जो एक फर्म है या ग्रुप ऑफ फर्म्स है, हम लोग जो प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन क्यों करते हैं? इट इज ऑल अबाउट दी एक्सपेक्टेशंस। हम आज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे, इट्स अबाउट द एक्सपेक्टेशंस कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आएगी, इसलिए हम उसके अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए एग्रीगेट डिमांड गिर जाए ड्यू टू XYZ रीजन, किसी भी वजह से हमको लग रहा है कि फ्यूचर में हमारे प्रोडक्ट की डिमांड गिर गई है, एग्रीगेट डिमांड गिर गई है, तो व्हाट वी विल डू, वी विल डिक्रीज द प्रोडक्शन। ऐसा तो है नहीं कि सस्ता करके बेचना स्टार्ट कर देंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे हम लोग। जब तक प्राइसेस के बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो अपन साइलेंट रहेंगे प्राइस के बाद। दो चीजें हो सकती है, अगर एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, दो ऑप्शन है, कांस्टेंट प्राइसेस पे अपन लोग प्रोडक्शन कम कर देंगे, या ये भी हो सकता था कि भाई प्रोडक्शन को बढ़ाते जाते हैं, प्राइस कम करके वापस से एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब तक स्पेसिफिकली प्राइसेस को लेकर डिस्कशन नहीं होगा, तो हम यही एज्यूम करेंगे कि हम प्राइसेस को कांस्टेंट लेकर के क्या करेंगे, प्रोडक्शन को टाइम बिंग अभी कम कर देंगे। जब आप प्रोडक्शन को टाइम बिंग अभी कम करोगे, तो आपके यहाँ पे जो लेबर पहले से काम कर रही है उसे क्या बोलोगे, भैया मतलब छुट्टी दे रही, नौकरी चली जाएगी इनकी। तो अनएम्प्लॉयमेंट मेरी इकोनॉमी में बढ़ जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी बढ़ जाएगा। इज इट क्लियर? लिखिएगा, स्टेटमेंट लिखिएगा। Suppose that aggregate demand decreases. Suppose that aggregate demand decreases, and and in its response, comma, employment increases, and in its response, unemployment increases, unemployment increases, and employment decreases. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, फुल स्टॉप। Firms can decrease employment in two different manners. Firms can decrease employment. Firms can decrease employment in two different manners. दो तरीके से फर्म्स एम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है। नंबर वन, सुनो लिखने से पहले, या तो हम अपने एग्जिस्टिंग वर्कर को कह देंगे भैया मत आओ,
या फिर अगर हमारे आने वाले प्रोस्पेक्ट्स में, आने वाले फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में हमको ज्वाइनिंग लेने वाले थे, हम उन सबकी ज्वाइनिंग को होल्ड पे डाल देंगे। या तो नए वर्कर की अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाएगी या पुराने वालों को भी नौकरी चली जाएगी। लेकिन नंबर वन, दे कैन हायर लेस नंबर ऑफ न्यू वर्कर्स, दे कैन हायर less number of new workers. They can hire less number of new workers. Number two, they can lay off. Lay off. They can lay off. They can lay off already employed workers. They can lay off already employed workers. ये जो हमारे एग्जिस्टिंग वर्कर्स उनको हम कह देंगे भाई कल से काम पे आने की जरूरत नहीं है। पैराग्राफ चेंज करिएगा। इन द फर्स्ट केस, in the first case, comma, probability of finding job decreases. Probability of finding job decreases. Probability of finding job decreases. And in the second case, probability of losing job increases. Probability of losing job increases. Probability of losing job increases. लिखिए जी, फर्स्ट टॉपिक है, थोड़ा सा हेडिंग ला लिएगा, वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन। वेज डिटर्मिनेशन दोस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, छोट स्टार्टिंग बेसिक से होगा, फिर आगे जाके ये इक्वेशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए, जब हम वेजेस की बात करते हैं तो वेज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नॉमिनल वेज, एक होता है रियल वेज। पहले समझ लेते हैं मीनिंग, फिर आगे देखेंगे। नॉमिनल वेज वो जो आपको इन हैंड पैसा मिलता है, 500 रुपए, 1000 रुपए, 1500, जो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी वैल्यूज होता है, उसको हम नॉमिनल वेज कहते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल डब्ल्यू। व्हेन you go to the market and purchase the products, purchase the services out of this nominal wage, what you will get, which is nominal wage divided by the general price level. होपफुली जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग सबको पता होगा। ये किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं होता है, ये एवरेज प्राइस नहीं होता कि 10 कमोडिटी बिक रही, सबका प्राइस टोटल करके डिवाइड बाय 10 कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपने सेमेस्टर 2 में ISLM पढ़ा था, वहां पे जनरल प्राइस लेवल का मीनिंग पढ़ा था। जैसे इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ऐसे ही जनरल प्राइस लेवल होता है। इकोनॉमी के इन्फ्लेशन डिफ्लेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ये किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं होता, ये किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं है, समझ रहे? ये इकोनॉमी का जनरल प्राइस लेवल है, जो इन्फ्लेशन की तरह, इंडेक्स नंबर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए बेस ईयर को आप कहते हो जी, बेस ईयर को इंडेक्स नंबर में 100 लेंगे। अगर इकोनॉमी में 10% की इन्फ्लेशन लग गई तो अगले साल का इंडेक्स नंबर 110 हो जाएगा। तो बेस ईयर में जनरल प्राइस लेवल को 1 लिया जाता है, तो इट विल बिकम 1.5। तो इट इज जस्ट लाइक सिमिलर टू द इंडेक्स नंबर, बट इंडेक्स नंबर का बेस 100 रहता है, इसका बेस 1 रहता है, मोर और लेस। आप ऐसा समझ लीजिए। तो जब हमारी इकोनॉमी में, मान लीजिए मैं एक एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे यहाँ एम्प्लॉय है, आप वर्कर है, आपको 1000 रुपये मिलते हैं INR, इंडियन रुपी, आपको 1000 मिलते हैं। प्राइस लेवल 2 चल रहा था, तो योर रियल वेज इज 500। नाउ 500 इज नॉट रुपीज, 500 इज नॉट रुपीज। तो फिर ये क्या है? रियल वेज। कहते यूनिट्स क्या है? इसी को यूनिट्स नहीं है। आप ये लिखोगे 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स, नो, 2 रुपए किसी सामान का प्राइस नहीं है, किसी गुड का प्राइस नहीं है 2 रुपए। ये 2 रुपए नहीं है, पहली बात तो इट इज नॉट रुपीज। आप मेरी बात समझ रहे? बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो माइक्रो मैक्रो में कंफ्लिक्ट कर देते हो, कहते हैं सर नॉमिनल वेज इज जस्ट लाइक अ मनी इनकम एंड इट इज अ रियल इनकम। नो, वहां पे जो रियल इनकम होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, वो किसी कमोडिटी के प्राइस से डिवाइड करके आती है।
यूनिट्स ऑफ गुड निकलता है। जैसे आपको अगर आज की ही क्लास की हम जिक्र करें तो वहां पे 1,000 रुपए थे आपके पास, 10 रुपए की पेप्सी मिलती, तो आपने कहा 100 यूनिट्स ऑफ पेप्सी कंज्यूमर कैन परचेज। बट यू कांट से हेयर कि 1,000 रुपए आपकी नॉमिनल वेज है, दो अगर जनरल प्राइस लेवल, तो यू विल परचेज 500 यूनिट्स ऑफ गुड्स। नो, 2 रुपीज, पहली बात तो रुपीज ही नहीं है ये टू जो है ये किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं है। इट रिप्रेजेंट्स द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द इकोनॉमी। ये आपकी परचेजिंग पावर को रिप्रेजेंट करेगा। कल को प्राइस बढ़ेगा तो आपकी परचेजिंग पावर कम होगी, बस ये इतना ही काम करता है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड अगेन एंड अगेन अगेन, ये किसी कमोडिटी का प्राइस नहीं है, क्योंकि वी आर कंसर्निंग मैक्रो। तो किसी एक चीज का प्राइस हो, देयर आर थाउजेंड्स लैक्स ऑफ गुड्स जो हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, जिनका ट्रेड किया जा रहा है। याद रहेगी जी बात। अब एक बात बताइए, कोई भी वर्कर जो काम करता है बदले में पैसा कमाता है, वो पैसों को करेगा कि अल्टीमेटली गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस करेगा। तो वर्कर का जो फोकस होता है वो रियल वेज पे ज्यादा होता है रेदर देन नॉमिनल वेज। रियल वेज मतलब वो प्राइसेस को भी कंसीडर करेगा। ये नहीं कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है हम उसको पैसा 1,000 1,000 रुपए फिक्स कर दे उसका, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो वो अपने डिमांड करेगा कि हाँ भाई मुझे नॉमिनल वेज चाहिए। एनीवेज, हम यहाँ पे सीखना चाहते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से ये वेज को डिटरमाइन करते हैं। वेज को डिटरमाइन हमने करना, नॉमिनल वेज को डिटरमाइन है, बट उस पे फैक्टर्स कौन कौन से होंगे। ऑब्वियसली रियल वेज अगर आप कंसीडर करते तो प्राइस तो पहला फैक्टर लगेगा लगेगा, उसके अलावा और भी धीरे धीरे फैक्टर्स होंगे। तो हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं फैक्टर्स कौन कौन से हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेज। दोस्त यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, मैं 5 फैक्टर्स लिखूंगा, जिसमें से अगर एग्जाम में क्वेश्चन थियरिटिकल आता है, नॉर्मली नहीं आता, अगर एग्जाम में थियरिटिकल क्वेश्चन आ गया तो ये पांचों फैक्टर्स का आप जिक्र करेंगे। लेकिन जब हम इक्वेशंस की तरफ चलेंगे, फंक्शंस की तरफ चलेंगे, तो हम शुरू के सिर्फ 3 लेंगे और इन दो को सिर्फ थियरिटिकल रखेंगे, ओनली थियरिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऊपर के दोनों, सो लास्ट के दोनों ओनली थियरिटिकल, ओनली थियरी क्वेश्चन में इसका यूज करेंगे। और अगर अदरवाइज तो पांचों कंसिडर करेंगे। देखें दैट्स, सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्राइस। प्राइस भी कौन सा, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल, एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल रिप्रेजेंटेड बाय पी। बेटा किसी किसी किताब में पी को सबस्क्रिप्ट कर देते हैं, कहीं कहीं सुपरस्क्रिप्ट कर देते हैं, आपको फिलहाल सुपरस्क्रिप्ट करना है, ठीक है। मीनिंग समझना, हाउ द एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल अफेक्ट्स द वेज रेट। रटा मारना तो 1 सेकंड मार सकते हैं, लेकिन कोशिश करना समझने की, एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो जी प्राइजेस भी दो होते हैं, एक होता है एक्चुअल प्राइस लेवल और एक होता है एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। एक्चुअल प्राइस और एक होता है एक्सपेक्टेड प्राइस। रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल पी और ये पीई। गौरयांश जी, गौरयांश जी कॉलेज कौन सा बेटा आपका, आपसे बात करना चाहेंगे। सर दयाल सिंह आवाज नहीं आ कॉलेज। रही आपकी। सर दयाल सिंह कॉलेज। ओके, देखिए मान लीजिए एक महीना है 1 अगस्त 2024 से लेकर के 31 अगस्त 2024, दिस इज द मंथ जिसमें आपको काम करना है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एज पर द रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको जो सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 7 सितंबर 2024। नॉर्मली होता है इस टाइम पीरियड की जो सैलरी है वो आपको नेक्स्ट टाइम पीरियड में मिलेगी, राइट। ये मैंने डिफाइन कर दिया समझाने के लिए, एक टाइम तो मतलब महीना, इट इज नॉट मैंडेटरी कि वो महीना हो, हम ऐसे बोलेंगे जो भी आप काम करेंगे टाइम पीरियड 1 में उसकी वेजेस आपको मिलेगी टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैन बी ऑफ अ वीक, टाइम पीरियड कैन बी ऑफ अ मंथ, टाइम पीरियड कैन बी ऑफ अ डे,
टाइम पीरियड कैन बी ऑफ अ ईयर, तो हम उसे डिफाइन नहीं करेंगे. वी व्हाट विल से, वी वर्क इन टाइम पीरियड 1 एंड द सैलरी और द वेजेस ऑफ टाइम पीरियड 2 विल बी पेड इन टाइम पीरियड. एक टाइम पीरियड पर काम करेंगे, उसका पैसा हमें अगले महीने मिलेगा या अगले टाइम पीरियड मिलेगा. ठीक है. इस समय करंट प्राइस अगस्त के अंदर टाइम पीरियड 1 में जो प्राइस लेवल चल रहा है, फॉर एग्जांपल 2 चल रहा है. ठीक है. सितंबर में आपको पैसा मिलेगा, तो आप जब पैसा खर्च करोगे, ऑब्वियसली उस समय जब आप गुड्स खरीदने जाओगे तो सितंबर का प्राइस वैलिड होगा. तो व्हाट विल बी योर परचेजिंग पावर, वो सितंबर के प्राइस पे डिपेंड करता है. लेकिन सितंबर का प्राइस क्या होगा वो आज तो ना पता हमें, बट वी कैन मेक एक्सपेक्टेशंस, हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, हम अपने अनुमान लगा सकते हैं. शायद प्राइस बढ़ने वाला है, शायद प्राइस कम होने वाला है. तो अगस्त में ही यू हैव एक्सपेक्टेशंस, यू हैव एक्सपेक्टेशंस फॉर द नेक्स्ट टाइम पीरियड प्राइस विच इज 3. आपको ऐसा लग रहा है, हो सकता है आपकी बात सच हो सकता है आपकी बात सच ना हो, दोनों पॉसिबिलिटी है. लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि अगले महीने में, अगले टाइम पीरियड में शायद प्राइस बढ़ने वाला है. तो आप जो अपनी वेजेस को सेट कराओगे इस टाइम में, ऑब्वियसली 1 अगस्त को पता होगा ना आपको कि मैं इस महीने कितने रुपए में काम करूंगा. पेमेंट बाद में मिलेगी कोई बात नहीं, पैसे तो बताएंगे कितना मिलेगा. तो आप जो अपनी वेजेस को सेट कराओगे वो 2 रुपए के हिसाब से कराओगे, 2 के हिसाब से कराओगे, 3 के हिसाब से कराओगे. सर 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से क्यों कराएंगे? क्योंकि सर जब वो परचेज खरीदना होगा तब तो जब खर्च करना एक्चुअल होगा में तब हम पड़ गुड्स जाएगा. को परचेज करने जाएंगे, एट दैट टाइम दिस प्राइस विल बी वैलिड. तो इसीलिए बोथ फर्म्स एंड लेबर, बोथ फर्म्स एंड लेबर इंटरेस्टेड होते हैं रियल वेज में. और कौन सी रियल वेज? रियल वेज डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेक्टेड प्राइस. सब लोगों को समझ में आ रही है कहानी, नहीं आ रही? अगर वेज सेटर्स को लग रहा है, अगर वेज सेटर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो वो आपकी नॉमिनल वेज आज ही बढ़ा देंगे. If wage setter expects that price is going to increase in the near future, they will increase your nominal wage today. वो आपका आज ही बढ़ा देंगे. तो पहला फैक्टर मैंने यहां पे दिया एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल. तो अगर वेज सेटर्स को, फर्म्स को, यूनियन को, लेबर यूनियन को, जो हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड लेबर होती है उसमें लेबर यूनियन की बात करते हैं. जब भी हम बोलेंगे लेबर यूनियन तो मतलब क्या, ऑर्गेनाइज्ड लेबर है हमारे पास. तो एक्सपेक्टेड प्राइस पे और वेज में रिलेशनशिप कैसा होगा जी? डायरेक्ट रिलेशनशिप होगा. कैसा होगा जी? डायरेक्ट. नॉमिनल वेज एंड एक्सपेक्टेड प्राइसेस आर डायरेक्टली रिलेटेड. डाउट जी यहां तक? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ सकते हैं. और कैमरा प्लीज ओपन कर लीजिए. सबने कैमरे बंद कर दिया यार, ऐसे मत करिए, सो जाऊंगा मैं यहीं पे. प्लीज ओपन योर वेबकैम्स. सेकेंड फैक्टर वी हैव अनएम्प्लॉयमेंट रेट. देखो, दो लोग हैं, दो यूनिट्स है, एक फर्म्स और एक लेबर यूनियन. फर्म्स हमेशा कोशिश करेंगी कि कम से कम पैसा देना पड़े. फर्म्स हमेशा कोशिश करेगी कि हमको कम से कम पैसा पे करना पड़े, बिकॉज उनकी कॉस्ट है. और लेबर जब ऑर्गेनाइज वे में आ रही है तो लेबर यूनियन जो है उनका, वो हमेशा कोशिश करेगा क्या, कि हम ज्यादा से ज्यादा वेज ले. तो उनके बीच में क्या होती है? बार्गेनिंग चलती है ना. पावर किसकी ज्यादा है? तो जिसको जो मौका मिलता है वो कोई मौका नहीं छोड़ता. एक तरीके से पॉलिटिक्स चल रही है. बीजेपी को मौका मिलेगा बीजेपी बोलेगी, राहुल गांधी को मौका मिलेगा राहुल गांधी बोलेंगे, है ना. तो जिसको जो मौका मिलता है कोई मौका नहीं छोड़ता. तो सिमिलरली हेयर दे फाइट. और फाइट का एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस फैक्टर के ऊपर? अनएम्प्लॉयमेंट रेट. अगर मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, ठीक है, तो किसके हाथ में पावर हुई? लेबर के हाथ में पावर हुई, फर्म के हाथ में पावर हुई? फर्म के हाथ में. वो कहेगा भैया कम पैसे दूंगा, काम करेगा, कहता नहीं करेगा मैं, तू नहीं भाई कोई और करेगा. इतने सारे खाली बंदे बैठे हैं, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा. तो इफ द अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज हाई इन द इकोनॉमी, तो वर्कर्स को फोर्स किया जाता है कि तू कम पैसे में काम कर ले, तो मजबूरी में करेगा.
लेकिन अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत कम है, लोग नहीं है अनएम्प्लॉयड, सब काम पे लगे हुए हैं, किसी कोई खाली लोग नहीं है, उस समय फर्म्स क्या करेंगी, वर्कर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ज्यादा पैसे देगी, आज जो काम करो, क्या भाई ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, अरे मेरे यहाँ फैक्ट्री में करो, मैं आपको ज्यादा पैसे देता हूँ। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो यही डिफरेंस है। आप इंडियन इकोनॉमी और किसी डेवलप्ड इकोनॉमी में जो देखते हो, आप कैसे सुना होगा आपने यार, वहां पे बहुत पैसे मिलते हैं काम करने के, इंडिया में इतने पैसे मिलते, रीजन अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है। एक नौकरी निकलेगी, दो रिक्रूटमेंट हो, दो रिक्रूटमेंट है, खाली दो पोजीशन खाली है, 5,000 लोग पहुंच जाएंगे अपना सीवी लेके, और 5,000 के 5 है एलिजिबल। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बोला भाई एक पोस्ट निकली है, कहते हैं क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कहते हैं मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स होना चाहिए आदमी, सिर्फ पहुंच जाएंगे 1,000 लोग इंटरव्यू देने। सबके पास है मास्टर्स इन इकोनॉमिक डिग्री, सबके पास है, नौकरी तो किसी एक या दो को मिलनी है। तो इसलिए हमेशा मैंने आपको एक चीज हमेशा बताई है, सुनिए, आप सब सब लोग इको ऑनर्स कर रहे हो, लगभग लगभग 3,500 लोग, 3,000 लोग इको ऑनर्स करते हैं डी यू से एक साल में, फिर मास्टर्स करते हैं। अगर नौकरी डिग्री से मिलनी होगी, सिर्फ डिग्री से नौकरी थोड़ा मिलेगी, डिग्री से आप उस इंटरव्यू के टेबल तक पहुंच सकते हैं बस, दैट इज अ टिकट। जो आपकी डिग्री है वो उस रूम में घुसने की टिकट है। लेकिन ऐसी टिकट लेके तो हजारों लोग आएंगे ना, नौकरी तो किसी एक दो को मिलेगी, तो आपको क्यों मिलेगी? आपको क्यों मिलेगी? कहते हम कैमरा नहीं ओपन करते ना, चुपचाप रहते हैं इसीलिए। ठीक है? तो जो ज्यादा स्मार्ट होगा, स्मार्ट इन द सेंस पर्सनैलिटी वाइज भी हो सकता है, उसकी अदर एक्टिविटीज हो सकती है, उसका वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, कि आपको इंटरव्यूअर को क्या करना है, इम्प्रेस ही तो करना है। लैंग्वेज पे कमांड जितना बढ़िया होगा, जितनी बोल्ड आप अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, तो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। डिग्री सबके पास है। और ये बात समझ लीजिए, कोई इंटरव्यू में आपसे ये नहीं पूछेगा कि मैनक्यू के चैप्टर 4 में क्या लिखा है, हैमंड ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कराया था, इकोनोमेट्रिक्स में क्या होता है। अरे तुम्हारे पास डिग्री है, इसका ये मतलब है कि तुम एकेडमिक्स पढ़ के आए हो, और एकेडमिक्स का कोई रोल नहीं होता जॉब करते समय। ठीक है? वहां पे वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल देखना चाहेंगे, वो ये देखना चाहेंगे कि आप उसकी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो। वहां पे किताबों से नहीं पूछेंगे कि किताब रट के चले गए। तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को अवेयर रखिए, अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। आप जो समय खराब करते हो किस चीज के ऊपर, इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में, स्नैपचैट भेजने में, स्ट्रीक भेजने में, अगर सोशल मीडिया पे भी रहना है तो ऐसे रहिए ताकि कुछ इंफॉर्मेशन वहां से गैदर कर सके। ठीक है? हिंदू की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, इकोनॉमिक्स टाइम्स की एप्लीकेशन ईटी है उसको डाउनलोड कर लो, उसमें से कुछ पढ़ लो। तुम न्यूज भी वो सुनना चाहते हो, वो पढ़ना चाहते हो जो बड़ी मसालेदार हो। ठीक है? अभी ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ एक मिस हैपनिंग हो गई, वो सबका इंटरेस्ट आ रहा था न्यूज पढ़ने में, न्यूज चैनल में देख रहे हो, अभी साला कोई बजट के ऊपर आ जाए या कोई इंफॉर्मेटिव कोई बात चल रही हो, तुरंत चैनल बदल जाएगा, तुरंत ऐसे रील बदल जाएगी, क्यों? हम सुनना नहीं चाहते। कुछ डेटा लिखा हुआ आ जाए, हाँ भाई इस पर्टिकुलर टेन्योर के अंदर ये डेटा चेंज हो गया है, पहले इतना परसेंट जीडीपी था, अब इतना बस परसेंट फिजिकल डेफिसिट है, यू आर लीस्ट इंटरेस्टेड, आप इंटरेस्टेड नहीं हो उसके अंदर। और इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट हो रहे हो आप कुछ समय के अंदर, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट मैंने देखा है वो ऐसे स्वाइप करता है, कहते हैं हमें नहीं पढ़ना है। तो तुम नहीं पढ़ोगे तो कौन पढ़ेगा? सोशियोलॉजी वाले पढ़ेंगे हैं, ह्यूमैनिटी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस वो पढ़ेंगे। वो समझते हैं कि इको ऑनर्स के लोग तो बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। ये मार्केट परसेप्शन है कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स जो लोग कर रहे हैं दे आर वेरी सिंसियर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट तो आप है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, बट सिंसियर है, ये एक क्वेश्चन मार्क है ना? एनीवेज, तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे पास वेज को डिटरमाइन करने में अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा होती है तो किसकी पावर है? फर्म्स की पावर होती है। ठीक है? वो प्रेशर डालती है वर्कर्स के ऊपर कि भाई इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड है, हम तो कम में रखेंगे, रखना ना कर ले वरना क्रोर आ जाएगा। तो वर्कर्स मजबूर हो जाते हैं कम पैसे में काम करने के। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जैसे जैसे बढ़ता रहेगा वैसे वैसे वेज रेट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो रिलेशनशिप कैसा हुआ भैया? इनवर्स हुआ।
तो वेज, नॉमिनल वेज एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट आर इनवर्सली रिलेटेड। क्लियर है जी कहानी है? जिसको समझ में आ रहा है कृपया करके अपने चेहरे दिखाइए, दर्शन दीजिए, प्रभु दर्शन दीजिए। इतनी बार भगवान कसम में किसी परमात्मा को बोल दो ना, परमात्मा आपके दर्शन करने हैं, वो मेरे घर में आ जाएंगे, ले भैया तू मेरे को देख ले, क्या भाई मेरे को निहार ले। से क्या कर दिया तुमने जो चेहरे नहीं दिखा सकते भाई? क्या ऐसा कर्म कांड रच के आए हो? दिखा दो भैया। कितना बुलाते हो यार। चलिए। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड नॉमिनल वेजेस आर इनवर्सली रिलेटेड। तीसरा फैक्टर है मेरे पास कैट शेल वेरिएबल। देखो दोस्त, कैट शेल वेरिएबल का मतलब है अदर फैक्टर्स, मिसलेनियस फैक्टर्स। इसमें हमने एक एग्जाम्पल पढ़ना है। कैट शेल वेरिएबल कोई फैक्टर नहीं है, ये अदर फैक्टर्स, मिसलेनियस फैक्टर्स है। इसके अंदर हमको एक एग्जाम्पल पढ़ना है, वो हमारा एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स है, कि हाउ अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स अफेक्ट्स द वेज। उसके लिए मीनिंग समझना, उसके लिए पढ़ने से पहले हमको छोटा सा एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, रिजर्वेशन वेज के बारे में। क्या पढ़ना पड़ेगा जी? रिजर्वेशन वेज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, फिर हम आगे चलेंगे। देखो जी, रिजर्वेशन वेज एक टॉपिक है छोटा सा, क्या है वो देखिए। ये रिजर्वेशन जो टर्म आई है, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में से आई है, कंज्यूमर थियरी में। वहां पे एक टर्म होता है रिजर्वेशन प्राइस, ये वहीं से कॉपी किया गया है। मान लीजिए एक कंज्यूमर है, सुनिए प्लीज, एक कंज्यूमर है, मैंने अगर किसी कमोडिटी का यूनिट वन कंज्यूम करूंगा, मेरी जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको 100 रुपीज की मिलती। पहला यूनिट अगर मैं कंज्यूम करूं, लिसन टू मी प्लीज, पहला यूनिट अगर मैं कंज्यूम करता हूं और मेरे को वो 100 रुपीज की मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करती है, अगर ये प्रोडक्ट मेरे को 100 से ज्यादा मिल रहा है, मान लो 105 रुपए में बाजार में मिल रहा है, मैं उसे परचेस करूंगा? नहीं परचेस करूंगा। भैया मैं खाऊंगा इसको, कंज्यूम करूंगा तो कितना मजे मिलेंगे मेरे को? 100 रुपए के मजे मिलेंगे। बट पैसा कितना मांगता है? 105। वाई शुड आई परचेज इट? लेकिन अगर ये 95 का मिलेगा, मैं डेफिनेटली इसको परचेज करूंगा। 95 रुपीज दे के 100 रुपए का मजे मिल रहे हैं, 5 रुपए का क्या मिल गया? कंज्यूमर सरप्लस। मैं डेफिनेटली इसको परचेज करूंगा। तो अगर 100 रुपए से ज्यादा मिल रही है तो बिल्कुल भी नहीं खरीदूंगा श्योरली। 100 रुपए से कम में मिलेगा तो डेफिनेटली खरीदूंगा। व्हाट अबाउट अगर एग्जैक्टली 100 का मिल रहा है? आई एम इनडिफरेंट। आई एम इनडिफरेंट बिटवीन परचेजिंग एंड नॉट परचेजिंग द फर्स्ट यूनिट। क्योंकि खरीदूंगा तब भी कंज्यूमर सरप्लस जीरो है, और नहीं खरीदूंगा तो कंज्यूमर सरप्लस तब भी जीरो है। भाई 100 रुपए देके 100 रुपए के मजे लिए, तो ना तो कुछ अच्छा हुआ ना कुछ बुरा हुआ, तो कंज्यूमर सरप्लस जीरो है। तो किसी गुड के लिए जो आप मैक्सिमम प्राइस पे कर सकते हो, कितना मैक्सिमम पे कर सकते हो उसके लिए? 100। तो उसको हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस। सिमिलरली यहीं से टर्म आई रिजर्वेशन वेज। इंडिया में तो खैर इतना डेवलप्ड नहीं है ये चीजें, लेकिन फिर भी मैं आपको एक रैंडमली डेटा बता रहा हूँ, ठीक है? मान लीजिए मैं यूएस इकोनॉमी की बात करूं, तो यूएस इकोनॉमी फॉर एग्जांपल कहती है कि 300 USD पर वीक। डेटा कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स ऑफ यूएस। मैं एक रैंडम डेटा ले रहा हूँ। गवर्नमेंट कहती है कि अगर कोई व्यक्ति यूएस का सिटीजन है, अगर कोई व्यक्ति यूएस सिटीजन है एंड दैट पर्सन इज अनएम्प्लॉयड, तो हम उसको अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर देंगे। हम उसे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर देंगे, कितने देंगे? $300 पर वीक देंगे। तो 4 वीक्स के हिसाब से महीने का हो गया भैया $1200 पर वीक। इंडियन करेंसी प्लीज मल्टीप्लाई मत करिएगा, पढ़ने में मन नहीं लगता, फिर बच्चा कहता है यूएस शिफ्ट हो जाओ, पढ़ाई वढ़ाई यहाँ पे तो पढ़ाई करके मास्टर्स की डिग्री लेंगे तो इतने पैसे नहीं मिलेंगे जितने हमको वहां पे खाली बैठ के मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो एनीवेज यहाँ देखिए, तो $1200 पर मंथ आपको मिलेगा ही मिलेगा अगर आप खाली बैठे। मान लीजिए हम सब इकॉनमी, यूएस इकॉनमी में रहते होते और हम वहां पे जॉब करने गए,
हमने पूछा मालिक से, भाई मालिक पैसा कितना दोगे हमको, हम आपसे यहाँ पे काम करेंगे महीने का। कहता है जी हम महीने का ना आपको $1,000 देंगे। हम आप हमारे यहाँ पे काम करिए, महीने का आपको $1,000। मैं बावली ट्रेड है, पागल है क्या? मैं किया था क्यों? मैं कहा मैं काम नहीं करूंगा तो सरकार मेरे को $1,200 देगी, तो मैं यहाँ पे तेरे काम करूंगा तो मेरे को $1,000 देगा। वाई शुड आई वर्क फॉर यू? कहता चलो सर 1,100 ले लो। मैं कहा पागल वागल है क्या? 1,200 तो बिना करे मिल रहे हैं भैया। तो क्या $1,200 से कम में कोई मुझसे काम करवा सकता है? नहीं करवा सकता। मुझसे काम अगर करवाना है तो आपको $1,200 से ज्यादा पे करना पड़ेगा। बोलो आया ना? तो व्हाट इज द मिनिमम वेज विच आई नीड टू वर्क? मोर देन 1,200। मोर देन 1,200। 1,200 में तो मैं इंडिफरेंट हूं ना। 1,200 में तो मैं इंडिफरेंट हूं, तो 1,200 क्या बन गई? रिजर्वेशन वेज बन गई। तो जो अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स होते हैं बेसिकली वो किसका रोल प्ले करते हैं? रिजर्वेशन वेज का। कि एट दिस वेज आई एम इनडिफरेंट बिटवीन वर्किंग एंड नॉट वर्किंग। गेटिंग मी गाइस? समझ आ रही है मेरी बात, नहीं आ रही? यस सर। तो रिजर्वेशन वेज क्या होती है? वो वेज जहां पे एम्प्लॉय वर्कर इनडिफरेंट है बिटवीन वर्किंग एंड नॉन वर्किंग। इट इज जस्ट लाइक द अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स। मान लीजिए अभी उसने मेरे को रख लिया नौकरी पे, मैं कुछ वेज पे काम कर रहा हूँ, अचानक से ये बढ़ के हो जाए $1,500। बताइए। इफ द इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ कैचुअल वेरिएबल। ये कैचुअल वेरिएबल का क्या है? एक एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर। अगर ये बढ़ता है तो अब मेरे से काम करवाने के लिए आपको मेरी वेजेस को बढ़ाना पड़ेगा या नहीं बढ़ाना पड़ेगा? अगर आप चाहते हो कि मैं काम करूं, तो इफ द अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर इंक्रीजेस तो वर्कर की नॉमिनल वेज को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कैचुअल वेरिएबल। एग्जाम्पल है मेरे पास यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स कह दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कह दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस कह दीजिए, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो अगर जेड बढ़ता है तो हमें वेजेस को बढ़ाना पड़ता है। नॉमिनल वेज एंड कैचुअल वेरिएबल आर डायरेक्टली रिलेटेड। कोई डाउट जी यहां तक किसी को? दो बातें और यहाँ पे हमें समझनी है, ये दो थ्योरेटिकल पॉइंट्स। कहता है किसी फर्म को कितना इजी या डिफिकल्ट है नए वर्कर को हायर करना, वेजेस इस पे भी डिपेंड करते हैं। एग्जाम्पल समझना प्लीज, लिसन टू मी। मान लीजिए, सुनिए प्लीज, एक मेरी बात समझिए। लिसन टू मी एवरीबॉडी, लिसन टू मी। मान लीजिए एक व्यक्ति है, इंजीनियरिंग करके आ गया, बढ़िया इंजीनियरिंग उसने करी, अच्छी अच्छी जगह से, अच्छे इंस्टीट्यूट से, आईआईटी वाईआईटी से, वो अच्छी जगह से इंजीनियरिंग करके आ गए। कहते आप क्या हो? मैंने कहा जी मैं ये एक फोन है सैमसंग, सैमसंग का मालिक मानो, लेट अस सपोज आई एम द ऑनर ऑफ सैमसंग कंपनी। आप मेरे यहाँ नौकरी मांगने आए, यू आर इंजीनियर, लेकिन आपको ये नहीं पता कि सैमसंग में कैसे काम। इसलिए किसी भी नए वर्कर को जब हायर किया जाता है, उसका स्टार्टिंग में क्या करते हैं? हाँ जी, ट्रेनिंग पीरियड होता है। क्या होता है बेटा? ट्रेनिंग पीरियड होता है। आप आइए, हमारे यहाँ सीनियर्स हैं, समझिए हमारा काम कैसे हो। आपको काम आता है, बट हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कैसे होगा वो तो आपको सीखना पड़ेगा ना। अरे जो एक नॉर्मल कुक होता है घर में, जो खाने बनाने के लिए रखा जाता है, वो एक पहले दिन आके तुम्हारे घर में खाना नहीं बना सकता। उसको भी मम्मी 36 बार समझाएगी, हमको मसाले हल्के चाहिए, मसाले तेज चाहिए, स्पाइसी खाना चाहिए, नॉन स्पाइसी चाहिए। देर आर वेरियस थिंग, उसको भी सेटल होते होते महीना 2 महीने लग जाता है। तो कोई भी कंपनी अगर किसी नए वर्कर को हायर करती है तो प्रोसेस है, इश्तिहार देना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट देनी पड़ती है, फिर लोग आएंगे, हम उसका इंटरव्यू लेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर उनको ट्रेनिंग देंगे, फिर ये सब वो सब बहुत झंझट होता है यार। मान लो मेरा एक एम्प्लॉय है, कहता भैया मेरी तनख्वाह ₹25,000। मैं कहा हाँ, कहता 26 कर दे। मैं चल बे चल, 25 से बहुत मिल जाएंगे। कहता किसी और को रख लो जाओ। मैं ठीक है रख लूंगा, लेकिन रखने के लिए मेरे को प्रोसेस फेस करनी पड़ेगी। उस प्रोसेस में भी मेरा खर्चा होएगा नहीं होएगा? तो भैया मैं कहता हूँ एक काम कर, तू ही ले ले 26, कोई दिक्कत है, तू यहीं रह ले। तो फर्म्स के लिए नए वर्कर को हायर करना इजी है या डिफिकल्ट है, वेजेस उस पर भी डिपेंड करती है।
समझ रहे हैं मेरी बात? इट्स अ थ्योरेटिकल पॉइंट। सिमिलरली एक वर्कर के लिए नई नौकरी ढूंढना आसान है या मुश्किल, उस पर भी वेजेस डिपेंड करती है। अगर तो नई नौकरी मिलना बहुत आसान है तो भैया वेज बढ़ाओ मेरी, कहता नहीं बढ़ाता, कहता मैं कोई और काम कर लूंगा। जाओ भाई, उसको पता है कि कहीं नौकरी आसानी से नहीं मिलेगी, वो ट्राई करेगा, सर वेज सैलरी बढ़ा दो, कहता नहीं हो, नहीं बढ़ सकती, कोई बात नहीं सर मैं इतने में कर लूंगा, अरे पता है ना भाई कहीं और नहीं मिलेगी। तो इट डिपेंड्स कि वर्कर के लिए भी नई जगह जाना इजी है या मुश्किल है, इस बात के ऊपर भी हमारी वेजेस डिपेंडेंट है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? और एक थियरी है हमारे पास, वेज प्रोडक्टिविटी थियरी, वो क्या कहती है? इट इज नॉट ट्रू, थियरी में ऐसा लिखा है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। वो कहती है हम अपने एम्प्लॉयज को जितना ज्यादा पैसा देंगे वो उतना ज्यादा काम करेंगे, मोर वेजेस मोर प्रोडक्टिविटी, ये थियरी कहती है। बट हमेशा ऐसा नहीं होता, साले बहुत नमक हराम होते हैं, साले पैसे ज्यादा लेते हैं और हराम खोरी भी ज्यादा करते हैं, ठीक है? तो थ्योरी में ऐसा लिखा हुआ है कि जितना ज्यादा हम पैसा पे करेंगे किसी व्यक्ति को एज अ वेज, वो उतना ज्यादा एफिशिएंसी से आपके लिए काम करेगा। बट दिस इज नॉट ट्रू एवरीवेयर, राइट? तो आइए थोड़ा सा लिखना स्टार्ट करते हैं प्लीज। हेडिंग लिखिएगा, वेज डिटर्मिनेशन, एक पैराग्राफ पूरा पेज है, किसमें स्टार्ट करें प्लीज। वेजेस आर सेट इन अ डिफरेंट मैनर, wages are set in a different manner, full stop. Sometimes, comma, they set by collective bargaining. Sometimes, comma, they set by collective bargaining, that is bargaining between firms and union, that is bargaining between firms and union, full stop. Workers are generally paid wage. Workers are generally paid wage that exceeds their reservation wage. That exceeds their reservation wage. Full stop. Reservation wage is the wage. Reservation wage is the wage at which worker is indifferent, at which worker is indifferent between working and not working. Between working and not working. Full stop. Therefore, comma, most workers are paid high enough. Therefore, most workers are paid high enough so that they prefer being employed, so that they prefer being employed rather than remains unemployed. Rather than remains unemployed. Paragraph change करिए please. We must note that wage depends on labor market conditions. Wage depends on labor market conditions as well as collective bargaining. Labor market conditions as well as collective bargaining. कोमल जी बोलिए प्लीज। सर आप ये वाली लाइन रिपीट कर सकते हैं, सो दैट दे We प्रेफर must बी। note that, कौन सी लाइन? prefer being employed rather than remains unemployed. ठीक है कोमल जी? कौन से शहर मतलब स्टेट से हैं आप? सर जम्मू कश्मीर से। अच्छा, जम्मू कश्मीर से, वेरी गुड जी। कहाँ था जी? हाँ, वी मस्ट नोट दैट वेज डिपेंड्स ऑन लेबर मार्केट कंडीशंस। Wage depends on labor market conditions
as well as collective bargaining. Full stop. However, comma, even in the absence of collective bargaining, even in the absence of collective bargaining, even in the absence of collective bargaining, comma, workers may have some bargaining power. Workers may have some bargaining power workers may have some bargaining power that they can use that they can use to get wage they can use to get wage they can use to get wage above reservation wage above reservation wage. Full stop. This bargaining depends upon following factors. This bargaining depends upon following factors. Number one, how difficult it is for the worker how difficult it is for the worker to find a new job. How difficult it is for the worker to find a new job. Number two, how costly it would be for a firm to replace a worker. हमने इन दो पॉइंट्स का जिक्र किया जो थियोरेटिकल पॉइंट्स है. नंबर 4 पॉइंट इसको हमने लिखा, चारों इसको लिखा था. पैराग्राफ चेंज करिए. समटाइम्स firms pay more wage in order to increase the productivity of worker. In order to increase the productivity of worker. Full stop. This argument is supported by efficiency wage theory. Efficiency wage theory. Paragraph change कर. The wage determination can be explained by following function. The wage determination can be explained by following function. The wage determination can be explained by following function. फंक्शन यहां लिख रहा हूं, देखिएगा प्लीज. देखो दोस्त, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है. फंक्शन को कैसे लिखा है देखिए. कायदे से उसको ऐसे लिखना चाहिए था. वेज इज द फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेड प्राइस, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, कैचुअल वेरिएबल, पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव. ऐसे लिखा होता तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती. बस उसने क्या किया, इस पी को निकाल के बाहर रख दिया. तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका फंक्शन नहीं, वो इसलिए निकाल के बाहर रखा है कि कल को अगर हम इसे रियल वेज में कन्वर्ट करना होगा तो इजीली हम इसको ऐसे लिख पाए, ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए लिखने के लिए. इसलिए उसको सिर्फ बाहर निकाल के रखा है. ठीक है, लिखिएगा. The wage determination can be explained by the following function. This, या लिख लीजिए, where
पी क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैचुअल वेरिएबल, नाम दे दीजिए इसका। लिख लीजिए। अब तीनों फैक्टर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखिएगा एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल। एक्सपेक्टेड प्राइस लेवल लिखिएगा प्लीज। Expected price level is an important factor. Expected price level is an important factor. Expected price level is an important factor that determine the wage, that determine the wage because both workers and firms, because both workers and firms are concerned about real wage. Both workers and firms are concerned about real wage. Full stop. If they expect prices to be higher, if they expect prices to be higher, if they expect prices to be higher, comma, then nominal wage will be higher. Then nominal wage will be higher. Full stop. However, comma, we must note that, however, comma, we must note that nominal wage cannot change. Nominal wage cannot change during contractual period. Nominal wage cannot change during contractual period. समझते हैं इस बात को? कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड, अगर किसी कंपनी से मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का, 3 साल तक फिक्स है मेरी वेजेस, तो बाहर में जाए प्राइस फिर नहीं चेंज करेंगे, ना बढ़ेगी ना वेज कम होगी। कॉन्ट्रैक्ट साइन है तो अलग बात है ना, अदरवाइज प्राइसेस पे डिपेंड करती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया तो नहीं होगी जी। क्या लिखा आपने? हाउएवर वी मस्ट नोट दैट नॉमिनल वेज कैन नॉट चेंज ड्यूरिंग कोई है मेरे को सुनने वाला? Contractual period. कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड, Contractual period. even if actual price level exceeds expected price level, even if actual price level exceeds expected price level, even if actual price level exceeds expected price level. सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, अनदर फैक्टर दैट अफेक्ट्स वेज। जानिया जी सवाल करिए। सर मुझे लास्ट लाइन ना समझ नहीं आई ये वाली, however we must note that nominal wage वाली। मान लीजिए मैं आपकी कंपनी में काम करता हूं, ठीक है, अगर तो हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो जैसे जैसे प्राइसेस चेंज होंगे आप मेरी वेज को चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ। आप के यहाँ पे मैंने जब ज्वाइन किया था तो आपने और मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि 3 साल तक सैलरी नहीं बढ़ेगी। अब बाहर में जाए प्राइस, अब जितनी मर्जी महंगाई हो जाए तू मेरी सैलरी नहीं बढ़ाएगी, ये होता है कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड। अब प्राइस बढ़ भी जाएगा तो भी आप मेरी वेजेस को नहीं बढ़ाएंगे, ठीक तो है ये बेटा। रियल वेज से इसका कोई रिलेशन नहीं है ना? रियल वेज तो कम होती चली जाएगी, नॉर्मल वेज तो सेम रहेगा ना? नॉमिनल वेज सेम रहेगी, लेकिन प्राइस बढ़ता जाएगा तो मेरी तो परचेसिंग पावर कम होती जाएगी ना लेबर की। हाँ अच्छा, रियल वेज फिर कम हो जाएगा। अच्छा, another factor that affects wage is unemployment rate. Another factor that affects wage is unemployment rate. Full stop. The minus sign indicates that
इस वाले माइनस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। द माइनस साइन इंडिकेट्स दैट increase in unemployment rate. The minus sign indicates that increase in unemployment rate decreases nominal wage. Decreases nominal wage. Full stop. This is because with increasing unemployment, comma, bargaining power of union will be less. Bargaining power of union will be less, and it will force the worker to accept lower wage. अगर इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा है तो बार्गेनिंग पावर वर्कर्स के हाथ में नहीं होगी, फर्म्स के हाथ में होगी, और वो मजबूर करेंगे वर्कर्स को कि आप कम पैसे में हमारे यहाँ पे काम करिए। तरन साहब सवाल कर सकते हैं आप, कैमरा प्लीज ओपन करिए। सर बोलिए। इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बाद क्या है? एक सेकेंड, कहाँ पे लिखा आपने? दिस इज बिकॉज यस सर, माइनस रेट एक मिनट, मैं repeat minus कर- rate indicates increase in the unemployment. minus sign indicates that increase in unemployment rate decreases nominal wage. Okay, sir. Thank you. Next paragraph, please. Another factor is catch-all variable. Such as unemployment insurance oblique transfers. Another factor is catch-all variable. Such as unemployment insurance oblique transfer. Full stop. In the presence of such unemployment benefits, comma, workers have more bargaining power. And they demand higher wage. एक हैश डालिएगा छोटा सा, लिखिएगा वेज सेटिंग रिलेशन। जो हमने सब कुछ ये पढ़ा उसको ग्राफिकल लुक दे रहे हैं बस यहाँ पे। देखिए जी, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसी फंक्शन में से हम रियल वेजेस को ला रहे हैं। W अपॉन एक्सपेक्टेड प्राइस इज फंक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड कैचुअल वेरिएबल। अब इधर देखिए प्लीज, वेरिएबल्स तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, लेकिन एक्सिस पे तो हम कोई 2 ही दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स जो हम लेके चल रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर दोस्त मैंने लिया अनएम्प्लॉयमेंट रेट, और वर्टिकल एक्सिस पर मैंने लिया रियल वेज डिपेंड्स ऑन एक्सपेक्टेड प्राइस। इन दोनों में रिलेशनशिप डायरेक्ट है या इनवर्स, ये बताइए। ये जो z है, दिस विल बिकम द अदर फैक्टर। तो इन दोनों में रिलेशनशिप डायरेक्ट है इनवर्स है? कहता है इनवर्स नेगेटिव लगा। फंक्शन कैसे आएगा? डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग फंक्शन है, कनकेव होगा, कन्वेक्स होगा, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, बिकॉज अगर ये फंक्शन ना होकर कोई इक्वेशन होती तो वी विल कैलकुलेट द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो हम पता लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे फंक्शन है तो हमें कुछ नहीं पता, तो हमें डाउनवर्ड ड्रॉ करना है। इट कैन बी कॉन्वेक्स, इट कैन बी लीनियर, कैन बी कॉनकेव, वो मैटर नहीं करता। तो हमारे ऑथर साहब इसको थोड़ा सा कन्वेक्स ड्रॉ करते, तो हम भी उसको कन्वेक्स लेके चल रहे। और क्यों है? क्योंकि जिस डेटा पे इसने रिसर्च किया, ठीक है, ब्लैंचर्ड चैप्टर 6 लगा हुआ है, तो जिस डेटा पे रिसर्च किया उस डेटा के अंदर कन्वेक्सिटी शो हो रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो इकोनॉमिक रीजन, कोई मैथमेटिक रीजन नहीं है। तो दिस इज सेड टू बी द वेज सेटिंग रिलेशन। ये क्या दिखाता है कि एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर हमारी इकोनॉमी में कितना रियल वेज होगा। एक गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट के ऊपर कितना एक रियल वेज होगा। ये बात क्लियर है सबको? एक हैश लगाइएगा।
लिखेंगे उसके अंदर इंक्रीज इन कैचल वेरिएबल, और यू कैन से अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स। अगर हमारे अनएम्प्लॉयमेंट ट्रांसफर्स इंक्रीज हो जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा हमारे वेज सेटिंग रिलेशन के ऊपर। बेटा डायग्राम दिखने में बहुत इजी है थोड़ा सा, लेकिन इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए। ध्यान से एक बार देखिए प्लीज। दो तरीके से शिफ्टिंग लग सकती है, दिखने में एक जैसी होगी, प्रोसेस दो हो सकते हैं। देखिए कैसे। मान लीजिए हमारी इकोनॉमी में अभी 20% की क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिवन है, और ये हमारे एक रियल वेज डिसाइडेड है। अभी कुछ रिजर्वेशन वेज है, सरकार देती है, मान लो $1200 देती है। अचानक से सरकार कहती है $1500 रिजर्वेशन वेज है। नाउ द रिजर्वेशन वेज इंक्रीजेस फ्रॉम $1200 टू $1500। अब दो चीजें होंगी, या तो फर्म आपकी वेज बढ़ाएंगी या नहीं बढ़ाएंगे, दो तो बातें होंगी। इफ आप चाहते हो कि मेरी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट में कोई चेंज नहीं आया, जितने लोग पहले काम करते अभी भी उतने लोग काम करते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना बढ़े, हाउ इज इट पॉसिबल। अगर सरकार रिजर्वेशन वेज बढ़ा रही है और आप चाहते हो कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट सेम रहे, तो कैसे पॉसिबल है सारे वर्कर्स की वेज को बढ़ाया जाएगा। तो यहां पे आप चले जाएंगे, कर्व शिफ्ट लाइक दिस, गिवन अनएम्प्लॉयमेंट रेट पे रियल वेजेस बढ़ा दी जेड के बढ़ने से। आप कहते हो हम नहीं बढ़ाया तुम्हारी रियल वेज, बाहर में जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो एक रियल वेज अगर आपने नहीं बढ़ाई तो शिफ्ट कैन बी हियर, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा और रियल वेजेस सेम रहेगी। ये दो तो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज है। ये दो क्या है बेटा, एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज, कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कांस्टेंट करके रियल वेज को बढ़ा दे, या रियल वेज को कांस्टेंट रख के अनएम्प्लॉयमेंट रेट को बढ़ा दे। कॉम्बिनेशन में तो हो सकता है। कॉम्बिनेशन से क्या मतलब है, ना हम इधर एक्सट्रीम पे गए ना हम इधर एक्सट्रीम पे गए, हम बीच में कहीं आ गए। तो थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गई, थोड़ी सी रियल वेज बढ़ गई, वो भी तो पॉसिबिलिटी है, एक्सट्रीम ना लेकर के। तो इस सब सिनेरियो को मिक्स करके हम क्या बोलते हैं कि जब भी कैचल वेरिएबल बढ़ता है तो हमारा क्या है, हमारा वेज सेटिंग रिलेशन अपवर्ड राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है। हम प्लेसमेंट नहीं दिखाते, हम ये नहीं बताते कि यहां से यहां गया है, हम ये नहीं बताते यहां से गया है, कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि वी डोंट हैव एक्चुअली एनी इंफॉर्मेशन। एक्सट्रीम केसेस में रियल वेज कांस्टेंट रख के अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकते हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रख के रियल वेज बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये तो एक्सट्रीम सिचुएशन है। इनका हाइब्रिड सोल्यूशन तो सकता है कि थोड़ी सी हमने वेज बढ़ा दी, थोड़ी सी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस भी हमारे पास अवेलेबल है, राइट। तो इसलिए कभी लोकेट मत करना, कभी एरो एरो हमने दिखा दी कि शिफ्टिंग हो गई है, लेकिन कभी ऐसे लोकेट मत करना कि ये हम यहाँ चले गए, या यहाँ से यहाँ चले गए, या यहाँ से ऐसे एरो, लोकेशन की एरो एग्जैक्ट मत दिखाना। एरो जो हमने इस समय लगा रखी है, ये बस क्या बता रहा है कि राइटवर्ड शिफ्ट लगा है, कहाँ गया है ये नहीं हमने बताया, राइट। इज Yes, इट sir. क्लियर टू एवरीवन। यस सर। नेक्स्ट हेडिंग प्लीज, नेक्स्ट मेन हेडिंग। ये वेज डिटर्मिनेशन था। नेक्स्ट हेडिंग वी हैव प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन लिखिए जी, प्राइस डिटर्मिनेशन। We will discuss it in the next class. Don't worry. ठीक है, दिख रहे हैं चेहरे, दिख रहे हैं